नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। देखिए, इन दिनों रूस और यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की तैनाती है। यूरोप में हाल ही के दशकों में सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती बताई जा रही है। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमलावर हो सकता है। लेकिन बात केवल इन दो देशों की बिल्कुल नहीं। दुनिया दहशत में इसीलिए आ गई है क्योंकि इस बात की आशंका, इस बात की संभावना बढ़ गई है कि दो देशों के बीच होने वाला ये युद्ध कहीं विश्वव्यापी ना बन जाए। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर जुड़े 7 सवाल पूछेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे। तो पहला और आज का हमारा अहम सवाल मैं आपके सामने इसी मुद्दे पर रखती हूं। हमारा पहला सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रूस और यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। यूक्रेन के बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की तैनाती से न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया खौफजदा है। अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि जल्द ही रूसी सेनाएं यूक्रेन पर हमला करने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच गहराते जा रहे विवाद से ये आशंका सच भी साबित हो सकती है। ऐसे में अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो इस युद्ध की आग में इन दोनों देशों के अलावा पूरी दुनिया के झुलस जाने का खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है और साथ ही रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ साथ नाटो ने भी यूक्रेन को मदद करने का ऐलान किया है। नाटो के अंतर्गत आने वाले 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद करने की घोषणा की है। रूस के खिलाफ अमेरिका और नाटो साथ आ गए हैं तो रूस भी अकेला नहीं है। रूस को यूक्रेन के मुद्दे पर महाशक्ति चीन का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की एक चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे युद्ध के आगोश में खींच सकती है। यूक्रेन की सीमा पर जहां एक तरफ रूस ने बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों के साथ सैनिक जमा किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाटो के सदस्य देशों ने भी यूक्रेन को सैन्य साजो सामान भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। यूक्रेन का मामला संयुक्त राष्ट्र में भी पहुंच चुका है, जहां अमेरिका और रूस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मामले पर बैठक बुलाने के लिए जब चर्चा हो रही थी तो अमेरिका और रूस के राजनयिक आपस में भिड़ गए। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। Let me be clear, there are no plans to weaken Russia, as claimed by our Russian colleague today. On the contrary, we welcome Russia as a responsible member of the international community, but its actions on the border of Ukraine are not responsible. The threats of aggression on the border of Ukraine, yes, on its border, is provocative. इधर रूसी राजनयिक वसीली नेम्बेजिया ने पश्चिमी देशों पर भड़काने का आरोप लगाया है। नेम्बेजिया ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि 1 लाख फौजों का आंकड़ा आया कहां से। Western colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation. Evidently, I'd like to put a question not only to our US colleague, but also to those who said, where did you get the figure of 100,000 troops that are deployed, as you state, on the Russian-Ukrainian border?
यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और अमेरिका दोनों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इन दोनों देशों के सख्त रुख से पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है कि अगर कहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की चिंगारी को जरा सी भी हवा मिली तो पूरी दुनिया जंग की आग में जल उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो पूर्व राजनयिक। सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी और पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का GNT पर। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर आकर खड़ी हो गई है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर आकर खड़ी हुई है। मेरे विचार से ये दोनों तरफ से मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, दोनों तरफ अपने लिए ज़्यादा एडवांटेज लेना चाहते हैं और रूस ने पूरी तरीके से कहा है जो वो बिल्कुल भी हमला करने के उसमें नहीं है, हक में नहीं है, वो उसका बिल्कुल प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी कहा है जो ऐसे चिंताजनक हालात नहीं हैं, परंतु कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं जिसकी वजह से अमेरिका और नेटो अपनी रेलेवेंस को वहाँ पर और कायम करना चाहे, तो उस वजह से वो थोड़ा सा ऐसे जिसको जैसे रूस ने कहा है जो ये मेगाफोन डिप्लोमेसी में इंडल्ज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ जो ये तृतीय महायुद्ध में होगा। अगर कुछ होता है छोटी मोटी कुछ ऐसी वहाँ पर स्कर्मिश हो सकती है, परंतु बातचीत देखिए दोनों तरफ में चल रही है। अभी कल ही US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रूस के विदेश मंत्री से बात की है, फिर नॉर्मैंडी फॉर्मेट में भी पेरिस में मुलाकात हुई है विदेश मंत्रियों की, रूस की, यूक्रेन की, फ्रांस की, जर्मनी की। जी सर। तो मेरे विचार से बातचीत चल रही है और आगे चलते हुए इसका बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। इस मुद्दे पर बातचीत जो है वो लगातार जारी है, सोल्यूशन जो है वो खंगाला जा रहा है। अब देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद नया बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी क्रीमिया को लेकर दोनों देश एक दूसरे से काफ़ी बार टकरा चुके हैं। ऐसे में आज का हमारा दूसरा और अहम सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ कि यूक्रेन को लेकर इतना आक्रामक रूस आखिरकार क्यों है? पिनाक जी का रुख करना चाहूँगी। पिनाक जी, यही समझना चाहूँगी कि इस पूरे मामले को लेकर, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर रूस का रवैया इस तरह का क्यों है, इतना आक्रामक क्यों है? इसका एक छोटा सा इतिहास मैं आपको बता दूं। जेम्स बेकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉर्ज बुश सीनियर के, जब जर्मनी यूनाइट हो रहा था, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, तब उन्होंने गोर्बाचोव को ये आश्वासन दिया था, लिखित में नहीं दिया पर वर्बल आश्वासन जरूर दिया, कि नेटो जो है वो जहां है वहीं रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है एक वॉर्सो पैक्ट था नेटो के खिलाफ जो रशिया ने खड़ा किया था, तो वो खत्म हो गया क्योंकि रशिया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। अब यूक्रेन जितने भी सोवियत रिपब्लिक्स थे सब स्वाधीन हो गए। तो उसके बाद नेटो ने पोलैंड वगैरह और बाकी जो देश थे वॉर्सो पैक्ट के, उनको अपनी तरफ खींच। तो ये करते करते अब वो यूक्रेन पहुंचे। अब यूक्रेन को भी वो नेटो में शामिल करना चाहिए जी। अगर हम सोचें कि एक हमारी तरफ, हमारे सब कॉन्टिनेंट में अगर इस तरह का होता, तो हम भी ऐतराज करते हैं कि कोई बाहर का नेटो या किस तरह का अगर पाकिस्तान में आ जाए, बांग्लादेश में आ जाए। जी पिनाक जी, आप बने रहिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। सर देखिए, रूस जो है वो यूक्रेन को लेकर आक्रामक तो है ही, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस पर रूस यूक्रेन पर हमला करके पूरी दुनिया से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है? इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा तीसरा और अहम सवाल, रूस यूक्रेन विवाद आखिर है क्या? चलिए रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। उन्नीस तक यूक्रेन सोवियत संघ का ही सदस्य था। 2014 तक दोनों देशों के बीच संबंध भी ठीक थे, लेकिन पिछले 8 साल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं, हालात जंग जैसे हो रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी की बड़ी वजह क्रीमिया प्रायद्वीप भी है, जिस पर रूस ने साल 2014 में कब्जा जमा लिया। 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था,
साथ ही क्रीमिया में अलगाववादियों को रूस ने समर्थन दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। रशिया चाहता है कि ये यूक्रेन कभी भी नेटो में या यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित ना हो। अब ऐसा अब कल के लिए क्या होगा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि किसको पता था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होगा, किसको पता था कि इतने सारे 14 मुल्क बनेंगे और वो सारे के सारे ज़्यादातर उसमें चले जाएंगे, यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन कर लेंगे, नेटो के मेंबर बन जाएंगे। तो उससे तो देखिए ये जो जब तक कोल्ड वॉर मेंटालिटी नहीं ख़त्म होती, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच में नहीं ख़त्म होगा, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी हमेशा से। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की जड़ में गैस और तेल भी है। दरअसल 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों से होकर ये पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उस देश को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी और इन्हीं में से एक था यूक्रेन। इसके लिए रूस को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फी यूक्रेन को देनी पड़ती थी। ये यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। खराब होते रिश्ते के बीच यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका अपनाया। उसने तय किया कि वो यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा और इस बार ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेगी। इसी के बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की, जिससे यूक्रेन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखें तो यूरोप में नाटो के बढ़ते प्रभाव से रूस नाराज है। नाटो यूक्रेन के समर्थन में है। यूक्रेन नाटो में शामिल भी होना चाहता है, जो रूस को कतई मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए इस पूरे मसले को लेकर यानी रूस यूक्रेन विवाद पर दो पक्ष हो गए हैं। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और नाटो के सहयोगी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को चीन ने समर्थन देने की बात कह डाली है। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल है कि क्या ये विवाद दुनिया के देशों को दो खेमों में बांट देगा क्या? अशोक जी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, क्या लगता है आपको कि इस पूरे विवाद को लेकर दुनिया भर के देश जो हैं वो दो हिस्सों में बंट जाएंगे? देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल परसों 2 दिन पहले यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके बारे में एक वोट हुई, जो वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए यूक्रेन के बारे में। वहाँ का जो मसला है, वहाँ पर जो मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, जो रूस ने अपने सैनिक तैनात किए हुए हैं, तो उसमें रूस का साथ दिया है चीन ने। परंतु मुझे नहीं लगता है, जो अगर देखिए, एक तो मेरा ये अपना अनुमान है, जो वहां पर जंग बिल्कुल नहीं होगी, वहां पर युद्ध बिल्कुल नहीं होगा। वहां पर किसी ना किसी तरीके से दोनों साइड अपनी तरफ को ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, परंतु आखिर में किसी ना किसी तरीके की वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जी सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, अब रूस और अमेरिका के बीच में तनाव जो है, उस तनाव को देखते हुए भारत के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब रूस और अमेरिका दोनों से भारत के अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। ऐसे में आज का हमारा पांचवा और अहम सवाल है कि भारत का इस पूरे मामले पर रुख क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दुनिया के सामने रूस यूक्रेन का बड़ा संकट है। दोनों देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है। भारत को हर हाल में बीच का रास्ता ही निकालना होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका भारत की मजबूरी है। भारत रूस के साथ जाकर अमेरिका से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। हाल के दिनों में भारत अमेरिका रिश्ते में एक नई गर्माहट देखी गई है। पाकिस्तान को अलग थलग करने में अमेरिका का रुख भारत के पक्ष में रहा है। वहीं रूस भी भारत के लिए काफी अहम है। रूस भारत का सबसे पुराना और आजमाया हुआ दोस्त है। दोनों देशों के बीच काफी पुराना सैन्य सहयोग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से होती है। भारत और रूस के रिश्ते प्रभावित होते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा। साथ ही चीन की चाल से भी भारत पूरी तरह से सतर्क है। दरअसल रूस यूक्रेन की इस लड़ाई में चीन रूस के साथ है। Quiet and constructive diplomacy is the need of the hour. Any steps that increase tension may best be avoided by all sides in the larger interest of securing international peace and security.
More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. Madam President, I reiterate our call for the peaceful resolution of the situation by sincere and sustained diplomatic efforts. अब देखिए, भारत का पक्ष आपने सुना, तो भारत देखिए अपनी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने में रूस का सहयोग लेता आया है, जबकि अपने उदंड पड़ोसियों से निपटने के लिए उसे अमेरिका की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में किसी एक पक्ष को भी नाराज़ करने का जोखिम उठाना भारत के लिए, देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्या रूस यूक्रेन संकट भारत के लिए चिंता की वजह बन सकता है। पिनाक सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आप मानते हैं कि रूस यूक्रेन का जो संकट है वो हमारे देश के लिए चिंता बन सकता है? चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो या फिर वो युद्ध फैले। किसी के फायदे का वो नहीं हो सकता है। तो हम इसे तो लूज लूज प्रोपोजिशन कहते हैं कि इसमें हम भारत का कोई फायदा नहीं है। भारत का सब देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे कोई युद्ध छिड़ जाए। और फिर युद्ध छिड़ने से एक चीज सुन लीजिए, भारत और पाकिस्तान में जब तनाव होता है तो यही वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो कहते हैं भाई न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाएंगे। और यहाँ यूएसए और रशिया सबसे बड़े 2 न्यूक्लियर वेपन्स पावर, और ये आपस में इस तरह का कर रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। में कोई जरूरत भी नहीं है। इसमें क्या जरूरत है नेटो को यूक्रेन में घुसने की? जी, तो हर बात पर भारत जो है वो हमेशा शांति बहाल करने की ही बात करता है। अब बात करते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों इस मसले पर आक्रामक बयानबाजी करते जरूर आए हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों ने अभी तक संयम बरकरार रखा है। ऐसे में आज का हमारा 7वां और आखिरी सवाल, हमारा आखिरी सवाल है कि दुनिया पर छाए इस संकट से कैसे और किस तरीके से बचा जा सकता है। अशोक जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो संकट मंडरा रहा है दुनिया पर, तो इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, मेरे विचार से तो एक ही बचने का तरीका है, वो है कूटनीति, वो है डिप्लोमेसी, वो है डायलॉग, वो है बातचीत। और देखिए, अभी तक बातचीत चलती रही है। बिल्कुल, अगर आप देखें शगुफ्ता जी, तो ये शीर्ष स्तर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति पुतिन, उनके बीच में भी बातचीत होती रही है। और जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन और सर्गेई लावरोव, उनके बीच में भी बातचीत होती रही है। ओएससी में वियना में बातचीत हुई, नेटो में ब्रसल्स में बातचीत हुई, जिनीवा में इनकी बातचीत हुई। तो देखिए, बातचीत हो रही है और दोनों साइड यही कह रहे हैं जो युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालना चाहिए। तो ये बातचीत को आगे चलते देना चाहिए इसको, और यूक्रेन को, और जो यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, वो ज्यादा एक्टिवली इसमें एंगेज हो गए हैं। और मेरे विचार से वो उनके आने से बातचीत का जरूर कोई एक ठीक हल निकलेगा जिससे कि शांति के साथ इसको सुलझाया जाए। जी, पिनाक सर, आपसे भी छोटी सी प्रतिक्रिया इसी मुद्दे पर लेना चाहूंगी कि आपको भी लगता है कि बातचीत के माध्यम से, बातचीत के जरिए इस संकट से निपटा जा सकता है? बिल्कुल, डिप्लोमेसी तो जारी है, बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चैनल सब खुले हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे अशोक जी ने कहा। इसलिए मैं तो समझता हूँ डिप्लोमेसी वही एक ही सोल्यूशन है कि आप दोनों साइड में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करके उसका सुझाव निकल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक ऐसी मतलब जटिल समस्या है जिसका सुझाव नहीं हो सकता। जी, पिनाक जी और अशोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अहम मसले पर अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरें जारी हैं, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार। TV.com पर